चलो तो अब इधर देखो, सबके मिल गया टेस्ट कॉपी ना? ठीक, अब इधर देखो, हम लोग इसका 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, एक पार्ट और आज पढ़ते हैं, फिर तो कल इंग्लिश चलेगा तुमको। टारगेट है कि चैप्टर लंबा है तो हम कोशिश करेंगे कि होली से पहले इसको खत्म करें। तो थोड़ा आप लोग शांति बना के रखिएगा, ठीक ना? माहौल बना के रखिएगा, हड़बड़ाना नहीं है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे तो होली से पहले खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा होली के बाद लगे 1-2 क्लास लगे वेट करना पड़ेगा, तो जो लय है वो टूट जाएगा। तो थोड़ा शांति बना के 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको जल्दी जल्दी खत्म करो। कल हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, ठीक? निष्कर्ष हम लोग पढ़ लिए थे कि एक आदमी के एक से अधिक पहचान हो सकता है, यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे। अब आगे हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से आज देखते जाओ। हम लोग पढ़ रहे थे मुख्य रूप से सामाजिक विभाजन और सामाजिक विभिन्नता, कि सामाजिक विभिन्नता तो समाज में होगा, वो प्राकृतिक होता है, कुछ जन्म पैदाइश होता है, लेकिन वही सामाजिक विभिन्नता जो है जब आपस में टकराते हैं तो किसका रूप ले लेता है? वो सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। सामाजिक विभिन्नता होना अच्छी बात है, लेकिन उनके बीच जब टकराव होता है, द्वंद होता है, तो वही किसका रूप ले लेता है? विभिन्नता का, ठीक? तो हम लोग उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सामाजिक विभाजन और विभिन्नता, इन दोनों में फर्क होता है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि विभिन्नता तो समाज में रहेगी, हम सभी यहाँ पे हैं और सभी एक जैसा नहीं, एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन ये विभिन्नता जो है वो विभाजन का रूप कब लेगा? ये रूप तब लेता है जब हम प्रयास करने लगते हैं बाकी से अपने आप को ऊपर लाने में, कि हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, हम ही सबसे ऊपर हैं। जब सब अलग अलग, मान लो जैसे कास्ट को समझो इसको, कि भूमिहार भी है, ब्राह्मण भी है, यादव भी है, मुसहर भी है, चमार भी है, ठीक? सब एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही गांव में रह रहे हैं, तो एक ही समाज में है, एक ही गांव में सब लोग होते हैं, तो एक ही समाज में 4-5 है। विभिन्नता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दिक्कत कब बनेगी? ये विभिन्नता विभाजन का रूप कब लेगा? जब इनके बीच टकराव होगा अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए। जब ब्राह्मण चाहेगा कि सबसे ऊपर हम रहे, भूमिहार चाहेगा कि हम रहे, यादव चाहेगा कि हम रहे, मुसहर चाहे हम रहेगा, चमार चाहे कि हम रहे, तो इन सब के विचारों का क्या होगा? टकराव। और फिर इन 4-5 में क्या होगा? आपसी विभेद होगा। ये लोग एक दूसरे से खुद को क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे, और जो विभिन्नता था वो किसका रूप ले लेगा? विभाजन का, ठीक? तो इस तरह से जब यहाँ पे हम अपने आप को बाकी से ऊपर उठाने में लगते हैं, अपने आप को बड़े करने में लग जाते हैं कि हम ही बड़े हैं, तब यहाँ पे किसका जन्म हो जाता है? विभाजन का। जैसे उदाहरण में तुमको दे दिया है कि स्वर्णों और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है। स्वर्ण मतलब अपर कास्ट के जो लोग हैं, वो दलित मतलब जो लोअर कास्ट के लोग हैं, तो इनके बीच हमेशा सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है। तुम गांव में देखोगे कि जो भी अपर कास्ट के लोग हैं उनका मोहल्ला अलग होता है, जो लोअर कास्ट के हैं उनका मोहल्ला ज्यादातर तुम देखोगे गांव के बाहर होता है। गांव के केंद्र में जो बीच में देखा जाए तो वहां पे बड़े कास्ट के लोग होते हैं, और गांव के किनारे लोअर कास्ट वाले होते हैं, क्योंकि शुरुआत से उनको कहाँ रखा जाता है? गांव से बाहर, अपने से दूर, तो वो हमेशा बाहर ही दिखते हैं। अपने अगल बगल गांव में देखो कि लोअर कास्ट के लोग कहाँ हैं, बीच में हैं कि बाहर हैं। एक आध दो ऐसे हो सकते हैं पद में जहां पे लोअर कास्ट केंद्र में हो, बीच में, और बाकी के बड़े बड़े जो कास्ट हैं, स्वर्ण जो हैं, वो किनारे हो। नहीं तो मुख्य रूप से जहां भी हमको भी दिमाग में जाता है या जहां तक हम भी देखे हैं, तो किनारे में लोअर कास्ट के ही होते हैं, और अपर कास्ट वाले हमेशा कहाँ होते हैं? केंद्र में होते हैं, बीच में होते हैं। तो ये विभाजन का ही एक स्वरूप है। विभिन्नता तब न रहता है जब घी खिचड़ी हो जाता है एक्के में, कहीं भी कोई भी जाति के मिलता है। लेकिन तुम गांव में देखेगा कि ब्राह्मणों का अपना एक टोला होता है अलग, भूमिहारों का अपना होगा, चमारों का अपना होगा, यादवों का अपना, एक ही गांव में सब है, लेकिन सबका अलग अलग टोला बन जाता है, यानी अलग अलग समूह बन जाता है। और ये चीज तुमको दिखाता है किसको? विभाजन को, कि इधर इस कास्ट वाले का, इधर उस कास्ट वाले को, इधर इस कास्ट वाले का है, ऐसे करके बंट जाता है, ठीक? अब यहाँ पे देखो, तो ये जो स्वर्ण है और दलित है, इन दोनों के बीच विभाजन है, क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब होते हैं। जो दलित है, कल बताएं दलित किसको कहते हैं? जो दबा कुचला है, जो समाज में जिसको नीचे रखा गया है, तो कैसा होगा? गरीब होगा।
बाकी व्यवस्थाओं से वो वंचित होगा। उसके बाद बेघर होगा, रहने के लिए ठीक से इसको घर भी नहीं होता है, और हमेशा ये भेदभाव का शिकार होता है, इसके साथ भेदभाव किया जाता है, वो होता है दलित। वही स्वर्ण की बात करो तो वो संपन्न है, सुखी है। इतना शांति छा गया, क्या हो गया रे? तीनों कलशवे शांत हो गया एकदम, दलित के नाम पर है दादा पुड़िया मिलता हूँ आज। तो जो स्वर्ण है वो क्या होता है? संपन्न होता है, सुखी संपन्न है, बेहतर जीवन जीता है, सुविधा भी उसके पास हर तरह के मौजूद रहता है। लेकिन दलितों के पास वो चीज नहीं है, और तब जाकर के जो ये दलित हैं वो अपने आप को किसके जैसा बनाना चाहेंगे? स्वर्णों के जैसा। तो क्या स्वर्ण उसको अपने जैसा बनने देगा? तो क्या होगा? इन दोनों के विचार में टकराव, और जो समाज में विभिन्नता था वो किसका रूप ले लेगा? विभाजन का। ये सब समझ में आ रहा है ना? स्टोरी थोड़ा सा, ये चैप्टर हमको देखने में लगता है कि टफ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे तुनी के सॉल्व करे, मतलब आसान करे, गांव के एग्जाम्पल से तुमको हम समझाएं कि ये क्या चल रहा है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दलितों का महसूस होने लगता है कि वो दूसरे समुदाय के हैं, क्योंकि ये जितने भी दलित होंगे, चाहे वो किसी कास्ट के हों, दलित में और भी अदर कास्ट बहुत सारे पिछड़े में आते हैं, तो उन लोगों में देखो तो कॉमन चीज होगा कि वे लोग गरीब होंगे, वंचित होंगे, बेघर होंगे। फिर उसमें जाति अलग हो सकता है कि ये चमार है, ये मुसहर है, लेकिन एक एग्जाम्पल में हम तुमको समझा रहे कि चाहे तुम चमार जाति वाले को देखो, चाहे तुम मुसहर जाति वाले को देखो, इन दोनों में कॉमन दिखेगा गरीबी, अशिक्षा, बेघर, ये सब कॉमन दिख जाएगा। तो उन सबको एक साथ हम क्या कहेंगे? या डोम वगैरह जो भी कल बता रही थी, तो वो सबको हम देखें तो सब क्या है? दलित समाज में आते हैं। ठीक, और वही तुम राजपूत को लो, भूमिहार को लो, ब्राह्मण को लो, तो ये लोग किस में आते हैं? स्वर्ण में आते हैं। तो इन दोनों के बीच जो भी ये नीचे कास्ट वाला है, दलित समुदाय, वो तो अपने आप को ऐसे ही देखेगा कि हम उससे क्या है? अलग है, छोटा है, या जो भी है, लेकिन अलग है इतना तो आएगा मन में, यही आता है कि हम उससे छोटे में हैं। ठीक, तो अलग होने का यहाँ पे विचार आता है। उन लोगों के महसूस होने लगता है कि हम किसी और समुदाय के हैं और वे लोग किसी और समुदाय के हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब ये विचारधारा लोगों में आता है कि हम अलग समुदाय के, वे अलग समुदाय के, तो ये एक सामाजिक अंतर है, और एक अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। जब लोगों को महसूस होने लगता है कि हम अलग हैं, तो क्या करने लगता है? बराबरी होने की मांग करने लगता है कि हम भी उसके बराबर होंगे। जैसे यूपी में एक है ना, चमार जाति में है, नाम उनका चंद्रशेखर आजाद, मुख्य रूप से लड़ते हैं, वीडियो में देखा हुआ कहीं शॉर्ट में, एकदम अम्बेडकरवादी, ब्लू गमछी लिए हुए रहते हैं। ठीक, तो वो क्यों नेता बन के आए? या हम पढ़े भीमराव अम्बेडकर क्यों दलितों के लिए लड़ने क्यों आए? क्योंकि उनको ये महसूस होने लगा कि हम इससे अलग हैं, हमको इससे अलग रखा गया, हमको उसके बराबरी में आना है, तो उसके लिए मांग करने लगेंगे। तो जब क्या मांग करता है तो लोग उसको पूरा करता है, लोग चाहता है वो न मिले, और तब जाकर दोनों में क्या होता है? टकराव शुरू होता है। ठीक, और जहां ही टकराव हुआ तो लोकतंत्र के खतरा है, क्योंकि लोकतंत्र का सिद्धांत है समानता। अगर कोई व्यक्ति मांग कर रहा है, इसका मतलब देश में समानता नहीं है, यानी लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। अब इस चीज को समानता लाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो सत्ता है, जो शासन है, उसमें हर वर्ग के, हर समुदाय के लोगों को क्या किया जाए? हिस्सेदारी दिया जाए, यानी साझेदारी किया जाए। तो हम एक चीज यहाँ से और समझ सकते हैं कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, ताकि ये जो समुदाय है, जिसको लग रहा है दलित समुदाय को कि हम इनसे अलग हैं, हमको इनको बराबरी में आना है, ये तभी हो सकता है जब उनको सत्ता में साझेदार बनाया जाए, तब ना वो अपने हित की बात करेंगे। तो इसलिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। समझ में आ रहा है? आगे देखो, तो ये लोग महत्वपूर्ण बन जाता है उनके लिए, और वो लोगों को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। ये सब तुमको हम बता दिए हैं। जैसे कि उदाहरण में तुम अमेरिका में श्वेत और अश्वेत को भी ले सकता है, अपने देश में तो दलित और स्वर्ण ले ही लिया, अमेरिका में भी गोरे और काले को, श्वेत मतलब गोरे और काले, तो काले वाले जितने अश्वेत हैं उनको लगेगा कि हम क्या है? श्वेतों से अलग हैं, और वही चीज फिर क्या करेगा? चाहे तो मांग करेगा बराबरी के। अगर आप बराबरी दे दिए तब तो ठीक है, जैसे बेल्जियम में भाषा को लेकर के हो रहा था, सरकार बातें मान गई तो वहां ठीक है। अगर बात नहीं मानिएगा तो जो अश्वेत है उनको सीधे लगेगा कि हम अलग हैं, और वो सब एकजुट होकर के अपना एक अलग राष्ट्र का निर्माण करेंगे। वो आने वाले 50 साल में करे, 100 साल में करे, जैसे करें, लेकिन अगर उनकी बातों को न माना जाएगा तो ये लोग क्या कर देंगे? अलग बना लेंगे। अब इनको अलग होने से रोकना है, तो इसका मात्र एक ही सोल्यूशन है कि इनके समुदाय के लोगों के भी सत्ता में क्या कर दीजिए?
साझेदार कर दीजिए, उनको भी हिस्सेदारी दे दीजिए, ताकि इनके हितों की बात हो सके और ये भी इनके बराबरी में आ जाए, तब ये विभाजन होने से रुक जाएगा। तो लोकतंत्र में सत्ता में जब हम साझेदारी करते हैं तो हम देश के विभाजन को रोकते हैं, उसकी एकता और अखंडता को सुरक्षित करते हैं। इसलिए सत्ता में साझेदारी भी तुमको आवश्यक है। समझ गया? और आगे देखो, आगे क्या कहा जा रहा है? कभी कभी ऐसा दिखाई पड़ता है कि सामाजिक असमता कई समूहों में मौजूद रहता है, अर्थात किसी एक मुद्दे पर कई समूह हित एक जैसे होते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर दृष्टिकोण में अंतर हो सकते हैं। पीछे हम तुम लोगों को बता दिए हैं। वही चीज है कि कई बार किसी चीज को लेकर के हमारा जो मुद्दा है कोई, तो उस पर हमारे विचारधारा एक होते हैं, तो वहां पे क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। जब किसी मुद्दा पे हमारे विचारधारा एक दूसरे से अलग होते हैं तो हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कल बताए थे, जैसे जब हम धर्म की बात करते हैं तो चाहे वो दलित हो, वंचित वर्ग से या स्वर्ण वर्ग के हो, सब लोग धर्म की जब बात आती है तो क्या हो जाते हैं? एक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे एक चीज जो है, जो मुद्दा है वो सेम है, धर्म की रक्षा करना। और वही जब वहां से जाति पे आते हैं तो सबका मुद्दा जो है वो अलग अलग हो जाता है, अपना अपना जाति। तो वहां पे क्या हो जाते हैं? इनका दृष्टिकोण बदल जाता है और वहां पे इन दोनों के बीच क्या होने लगता है? टकराव। तो धर्म के नाम पर तो एक हो जाते हैं, लेकिन जात के नाम पे जब आते हैं तो एक दूसरे में टकराव शुरू हो जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि कई बार कुछ मुद्दे पर ये लोग एक होते हैं और कई बार इनके बीच अंतर हो जाता है। ठीक, क्लियर हुआ? अब आगे देखो, अतः इनके समाज हित के मुद्दे पर एकता रहती है, जबकि धार्मिक दृष्टिकोण में अंतर एवं तनाव की स्थिति बन जाती है। तो ये तुमको हम पहले ही बता दिए। और इस तरह से यहाँ पे विभाजन देखने को तुमको मिल जाएगा कि धार्मिक रूप से जब बात आएगी धर्म की तो एक हो जाते हैं, और जब धर्म से लेकर के जात आता है तो अलग हो जाते हैं। तो कुछ टाइम पर इनमें समानता दिखाई पड़ती है, एकता, और कभी कभी इनमें विभाजन भी दिखाई देता है। ये सिर्फ भारत में नहीं है, अलग अलग राज्य में, अलग अलग देश में भी है। ठीक, देखो हम कई बार राज्य शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस में देश शब्द नहीं होता है। ठीक, पॉलिटिकल साइंस में राज्य शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, और जिसको हम लोग राज्य बोलते हैं ना, उसको इकाई या प्रांत बोला जाता है। तो हम पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं तो हमको ज्यादातर राज्य राज्य बोला जा रहा है। अब फिर हमको बोलने में याद आता है कि राज्य मतलब तुनी बिहार न समझ जाओ, उत्तर प्रदेश न समझ जाओ। पॉलिटिकल साइंस में देश को हम क्या बोलते हैं? राज्य। और जिसको हम लोग राज्य बोलते हैं उसको इकाई या प्रांत बोलते हैं। ये बात याद रखना। और एक चीज और याद रखना, शॉर्ट में लोग बोलता है पोल साइंस। पोल साइंस नहीं होता है, पूरा बोला करो पॉलिटिकल साइंस। ठीक, पोल साइंस नहीं। पोल मतलब तो खंभा होता है, तो खंभा विज्ञान पढ़ी था तू, क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल ही होता है या पॉलिटिक्स कहो। ठीक, लेकिन पोल साइंस तो नहीं होता है। ये सब हमारे मैम सिखाई है। ये सब छोटा छोटा त्रुटि है जो आम व्यक्ति करता है तो चल रहा है, लेकिन तुम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हुए भी वही चीज बोल रहा है, तब दिक्कत की बात है। तुम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है फिर भी तुमको राज्य और देश का फर्क नहीं पता है। देश का प्रयोग हम भूगोल में कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हम राज्य का प्रयोग करेंगे। कहीं कहीं किताब में भी तुमको देश लिखल मिल जाएगा, लेकिन आगे की जब पढ़ाई करेगा तो वहां राज्य शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये सब चीज अभी से याद रखना। तो देखो अभी हम पढ़ रहे हैं एक उदाहरण कि देखो कैसे, ये लड़का यहाँ देखो कैसे विभाजन, कई मुद्दों पर विभाजन होता है, कैसे एकता रहता है। उदाहरण हमारे देश का नहीं है, उदाहरण है तुमको आयरलैंड के और नीदरलैंड के। ठीक, ये दोनों ब्रिटेन के बगल के देश हैं। आयरलैंड तो ब्रिटेन में मिल चुका है, यानी इंग्लैंड के, इंग्लैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड सब अगल बगल में है। वहां पे क्या हुआ कि एक तुमको उत्तरी आयरलैंड है, एक तुमको ये नीदरलैंड है। दोनों देशों में देखो, उत्तरी आयरलैंड में भी लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, नीदरलैंड भी लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। ठीक, लेकिन देखो यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो खेमे में बटे हुए हैं। ईसाई धर्म भी दो भाग में है, एक है तुमको प्रोटेस्टेंट और दूसरा है कैथोलिक। के पिछले क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, कि ईसाई धर्म दो खेमा में बटा हुआ है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। तो खाली है तो धर्म की ईसाई धर्म, लेकिन यहाँ भी मानने वाले दो तरह के लोग हैं। कोई है जो प्रोटेस्टेंट को मान रहा है और कोई है जो कैथोलिक के मान रहा है, और दोनों ईसाई धर्म का ही शाखा है। आगे देखो,
परंतु दोनों गुटों के बीच सामाजिक विभाजन का आधार एक जैसा नहीं है। अब यहाँ पे नीदरलैंड अलग एक जगह, जहां पे ईसाई धर्म है, यहाँ भी प्रोटेस्टेंट है और कैथोलिक है। ये उत्तरी आयरलैंड अलग जगह, यहाँ भी ईसाई धर्म है और यहाँ भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक मानने वाले हैं। एक ही चीज है, लेकिन यहाँ के सामाजिक विभाजन और यहाँ के सामाजिक विभाजन में अंतर है। अंतर क्या है देखो, उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक समुदाय गरीब है और वंचित है, लंबे समय से शोषण का क्या हो रहा है, शिकार हो रहा है। यानी यहाँ की बात करें, ये जो हमारा उत्तरी आयरलैंड है, इस जगह पे बात करें, हटो जय बो, इस जगह पे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक है। तो यहाँ पे जो कैथोलिक क्या है, गरीब है और प्रोटेस्टेंट अमीर है। ठीक, कैथोलिक गरीब और प्रोटेस्टेंट अमीर है। ठीक, अब जब कैथोलिक जब गरीब है तो सीधी सी बात है कि प्रोटेस्टेंट के द्वारा इसका क्या किया जाएगा, शोषण किया जाएगा, इनको इनके अधिकारों से वंचित रखा जाएगा, दूर रखा जाएगा। ठीक, अब आगे देखो नीदरलैंड में क्या होता है, दोनों के कहानी पढ़ेंगे या समझेंगे। देखो, तो उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों के बीच संपूर्ण रूप से समानता एवं एकता दिखाई देती है। पूरा उत्तरी आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड दो भाग में बटा हुआ है, इधर है प्रोटेस्टेंट और इधर है तुमको कैथोलिक। इसमें अलग अलग जाति के लोग होंगे और इसमें अलग अलग जाति के लोग होंगे, लेकिन एक चीज कॉमन है, ये अलग अलग जाति के होते हुए भी इनमें क्या है, समानता है। समानता क्यों है, क्योंकि जितने भी कैथोलिक समुदाय के लोग हैं सब के सब गरीब और वंचित हैं। अच्छा देखो, जो छूटा होगा। तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि जो नीदरलैंड है, हम बता रहे थे कि भारत देखो, अमेरिका देखो, या तुम बेल्जियम देखो, या नीदरलैंड देखो, श्रीलंका देखो, या आयरलैंड देखो, इन सब में कॉमन चीज क्या है, इन सभी जगहों पे सामाजिक विभिन्नता है। सामाजिक विभिन्नता के कारण सामाजिक विभाजन का रूप भी मौजूद है। तो ये पूरे देश की समस्या है। ठीक, मतलब पूरे विश्व की समस्या है, देश की नहीं, पूरे विश्व में जितने भी देश है वहां पे इस तरह की चीजें पाई जाती है। और इस सब का समाधान एक ही है, सत्ता में साझेदारी। उसको साझेदार बनाइए, समस्या का समाधान हो जाएगा। इसीलिए लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी करना जरूरी है। और अगला चैप्टर जब इसका पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे ना कि सत्ता में साझेदारी किया कैसे जाता है, खास करके हमनी के देश में कैसे साझेदार बनाया गया है। अभी तो खाली पढ़ रहे क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो बताया जाता है कि टकराव, असमंजस, ये लोकतंत्र की सीढ़ियां हैं। समझ गए, लोकतंत्र की सफलता इसी पे डिपेंड करता है। कहीं भी एक समाज है तो वहां पे विभिन्नता तो होगा, फिर अपने विचारों को लेकर के टकराव होगा। तो लोकतंत्र का काम में होता है कि उस टकराव में क्या करे, सामंजस्य स्थापित करे, यानी तालमेल बैठाए। जितना बेहतर तरीका से वो इस चीज को सोल्यूशन कर पाएगा, जितने उस टकराव को कम कर पाएगा, उतने लोकतंत्र सफल माना जाएगा। तो लोकतंत्र की सीढ़ी है ये, जैसे हमने कहा था ना कि सफलता की सीढ़ी की जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सफल होते जाएंगे, वो सीढ़ी है एक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे पढ़ते जा रहे हैं। और उसी लोकतंत्र की सीढ़ी होता है ये टकराव और सामंजस्य। दो विचारधारा के लोग हैं, टकराव तो होना है। लोकतंत्र का काम क्या होता है, उन टकरावों में सामंजस्य यानी तालमेल बिठाने का। अगर लोकतंत्र इन टकरावों में अगर सामंजस्य स्थापित कर दिया तो कहेंगे कि लोकतंत्र सफल है, और अगर इन टकरावों में वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया तो लोकतंत्र असफल है। तो उसकी सफलता की सीढ़ी होता है ये दोनों, टकराव और सामंजस्य। सामंजस्य मतलब तालमेल बिठाना, उन टकरावों के बीच में तालमेल बिठाना, उनके बीच के टकराव को कम करना। ठीक, इसी से गुजर कर
लोक सत्ता अपनी नीतियां निर्धारित करती है। इसी के आधार पर, इन टकराव और सामंजस्य के आधार पर ही लोकतंत्र में नियम कानून बनाए जाते हैं। ये नीतियां आसानी से निर्धारित नहीं हो पाते हैं, बल्कि प्रतिद्वंदिता के कठिन परिवेश से गुजरते हुए सामंजस्य का माहौल बनाने का प्रयास करता है। अब जब भी सरकार कोई नीति बनाता है तो किसी समुदाय के लिए वो फायदेमंद होता है और किसी के लिए वो नुकसानदेह हो सकता है, तो उनके बीच टकराव हो जाता है। जिसके लिए, जिस समुदाय के लिए फायदेमंद है वो कहेगा कि ये नीति लागू होनी चाहिए, जिस समुदाय के लिए वो फायदेमंद नहीं है वो कहेगा कि ये लागू नहीं होना चाहिए। तब सरकार क्या करता है, उस नियम में कुछ बदलाव करके ये जो प्रतिद्वंदिता चल रहा है, जो टकराव चल रहा है, उनको से गुजरते हुए उन दोनों में तालमेल का माहौल स्थापित करके तब उस नीति को क्या करेगा, लागू करेगा। तो जब भी सरकार कोई नीति बनाती है तो उसपे पहले क्या होता है, बहस होता है। हर समुदाय के लोग वहां पे शामिल है और अपने अपने हित के अनुसार उसमें सजेशन देता है। तब एक पूरा सजेशन के बाद एक नया ब्यौरा तैयार करके, एक नया नीति तैयार करके तब उसको क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। तो इसी से गुजर के तो ये लागू होता है। ठीक, पुनः परिस्थिति के परिणाम स्वरूप सभी संघर्ष गुट अंततः इसे स्वीकार कर ही लेते हैं और नीतियां निर्धारित हो ही जाती है। जैसे कि एक उदाहरण समझो, हम सभी जानते हैं कि पिछड़ों को, दलितों को हमेशा से दबा के रखा गया, समाज में पिछड़े हैं। तो बात चल रहा था शुरुआत में कि इसको आरक्षण देना चाहिए। 9th क्लास में तुनी के पढ़ाए हैं कि देखो कैसे कानून पास होता है, कैसे राष्ट्रपति के पास जाता है तो विधेयक कानून बनता है। तो इसमें आरक्षण वाला तुनी के बताए थे कि पहला बार फेल हो गया था, दूसरा बार जब फिर वही आया था तब जाकर के वो लागू हुआ था। तो यहाँ पे उसी का उदाहरण है कि पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरी में, शिक्षण संस्थाओं में, हर जगह पे आरक्षण की बात की गई। संसद में, लोकसभा में कि इनको दबा के रखा गया है तो इनको क्या किया जाए, आरक्षण दिया जाए। जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम भी भीमराव अम्बेडकर आरक्षण की बात किए थे। तो क्या जो स्वर्ण है, जो अपर कास्ट के थे, क्या वो इसका समर्थन किए थे, वो इसका विरोध किए थे। और उस टाइम पे टकराव की स्थिति बन गया था। स्वर्ण कह रहा था कि नहीं लागू होना चाहिए, दलित लोग कह रहे थे कि लागू होना चाहिए। इस बात को लेकर के टकराव था, लेकिन अंततः सरकार को लगा कि ये लागू करना अति आवश्यक है और सरकार ने इसको पहली बार में तो नहीं लागू हो पाया था। हम लोग जो कल बोल रहे हैं 9th में जो स्टडी किए थे 2 केस कानून बनने का, तो नहीं हो पाया था, लेकिन अंततः सरकार को मानना पड़ा था। यहाँ तक कि जब हमारा संविधान बन रहा था तब भी भीमराव अम्बेडकर जब आरक्षण की बात किए थे तो बहुत सारे लोग इसका समर्थन नहीं किए थे। बोले थे इससे देश में अराजकता आ जाएगी, बंटवारा हो सकता है, आपसी टकराव हो सकता है, ये सही चीज नहीं है। तो भीमराव अम्बेडकर कहेंगे ठीक है, अगर आप आरक्षण नहीं लागू करते हैं तो हम संविधान सभा से ही इस्तीफा दे देते हैं, हम काम इसमें नहीं करेंगे। और भीमराव अम्बेडकर वो थे जिनके बिना संविधान तो लिखाता नहीं, मजबूरी हो गई थी। अंततः लोगों को भीमराव अम्बेडकर की बात माननी पड़ी। तो कई बार टकराव होता है, जब जरूरी रहता है तो अंततः लोगों को वो चीजों को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। जिससे आरक्षण की बात लोगों को माननी पड़ी। आज भी जब बात आता है ना कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए तो अभी टकराव हो जाता है। वर्ण वर्ग के लोग हम कहते हैं कि खत्म हो जाए, लेकिन जो दलित हैं कहते हैं कि नहीं खत्म होने देंगे। अब एक वो हम लोग में गलती हुआ है, जो दलित समाज से लोग हैं। भीमराव अम्बेडकर आरक्षण लाए थे, जहां तक हमको जानकारी है 10 साल के लिए। 10 साल दीजिए, हम पूर्ण कर लेंगे जो हमारी आवश्यकता है। लेकिन जो भी दलित समाज में हो, हम हो, तुम हो या कोई हो, वो इस चीज को समझ नहीं रहा है। जिस लिए ये लाए थे वो अभी पूरा नहीं हुआ है। आज इतना साल हो गया है संविधान लागू हुए, लगभग हमने के 75 साल हो गया। 25 चल रहा है तो 75 हो गया ना। 75वां गणतंत्र दिवस तो हम लोग मना लिए, ठीक कि 76वां था, 76वां 50 से तो मना ही रहे हैं, तो 76वां होगा। इतना साल हो गया, 75-76 साल संविधान लागू हुए। अंबेडकर जी तो 10 साल मांगे थे, ठीक, वो अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी हमने के देखो दलित समाज के लोगों को शिक्षा में उतनी जागरूकता नहीं है। भीमराव अम्बेडकर को बहुत मानते हैं, उनकी मूर्ति बना के पूजा कर रहे हैं, लेकिन भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा क्या था उस पर काम नहीं कर रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि हर दलित के हाथ में किताब हो, मतलब शिक्षा हो उसके पास। तभी तो बोले थे कि शिक्षा और शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन कोई नहीं पी रहा है। अभी भी दलित समाज के लोगों को देखो कहाँ है, अशिक्षा में है। और जब तक वो शिक्षित नहीं होगा ये समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। आप रख लीजिए आरक्षण, क्या कर लीजिएगा,
जब आप में योग्यता ही नहीं रहेगा तो आरक्षण रख के क्या कीजिएगा। आरक्षण से एक गलत चीज भी होता है, नुकसान भी है देश के लिए। आरक्षण का मतलब है कि मान लो कोई स्वर्ण में है, वो पढ़ के लाया 80 नंबर, 80% है, और दलित में किसी का 60% है, तो जॉब इसको न मिलके किसको मिलेगा, इसको। अब देखो अगर ये व्यक्ति दोनों ईमानदारी पूर्वक पढ़ा होगा, बीच में कोई घोटालेबाजी ना हो, ठीक, जाति ये सब धर्म के नाम पर, पहुंच के नाम पर, ये भी स्वर्ण वाला भी ईमानदारी से पढ़ा है, ये भी ईमानदारी से पढ़ा है, बताओ सबसे ज्यादा नॉलेज किसके पास है। जो 80% लेकर आया उसके पास ज्यादा नॉलेज है, ठीक। अगर ये व्यक्ति सरकार में या किसी जॉब में जाता है तो वो क्या करेगा, ज्यादा विकास करेगा, क्योंकि उसके पास दिमाग ज्यादा है, वो ज्यादा मेहनत किया है। लेकिन इसको हटा के किसको दिया जाता है, इसको। इसके पास सीधी सी बात है, इसकी तुलना में क्या है, कम है। तो आपको तो इसलिए दिया गया था कि आप दब गए हैं तो आपको अब ऊपर लाया जाए, तो जब दिया गया तो उसका सदुपयोग करें। नहीं तो अगर लगातार मान लो कि पूरा 60-60-60 वाला भर जाए तो इसके जितना तो उसको बुद्धि नहीं हो पाएगा जितना इसके पास दिमाग है। अगर वो 80 लाया तो उसके पास ज्यादा दिमाग है। हम पहले ही बोलते हैं बीच में घोटालेबाजी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि स्वर्ण है तो वो अपना घोटालेबाजी करके 90% लाया है, उसको नहीं करें, जो ईमानदारी पूर्वक लाया है। इसके अलावा एक और इसका नुकसान क्या होता है कि स्वर्ण में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका हालत दलित के जैसा है, गरीब हैं। कई सारे ऐसे मिल जाएंगे अपर कास्ट में लोग जो गरीबी रेखा में है, लेकिन उनको वो अधिकार नहीं मिल पाता है जो कि मिलना चाहिए। किस वजह से कि आप अपर कास्ट में, आप स्वर्ण में है तो आपको ये चीज नहीं मिलेगा, जबकि उनको आवश्यकता है। कई सारे लोग अभी दलित में ऐसे हैं जिनका जीवन स्वर्णों से भी बेहतर है, लेकिन फिर भी वो आरक्षण का फायदा उठाते हैं। तो ये चीज क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अब इसमें हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम अपने चीजों को समझें, हमारे देश के लिए क्या जरूरी है समझें, पहले हम खुद को बेहतर बनाए, उस लेवल पे आ जाए और आरक्षण को खत्म करके जो योग्य है उसको लाए। आरक्षण जाति के नाम पर न करके इसको कर दिया जाए योग्यता के, किसको जरूरत है, अगर वो कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि बहुत सारे अपर कास्ट में ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं और अपर कास्ट में होने के कारण उनको उन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो अगर इसमें सुधार किया जाए तो कुछ बेहतर हो सकता है। और कुछ हम गलती बोले हैं तो गलती सलती माफ का है कि मामला जो है वो बहुत बड़ा है जगह पर हम बात कर रहे हैं, और उतना हमको नॉलेज नहीं कि हम इस पे टॉपिक पर पूरा एकदम जम के बात करें। ये ऐसा मुद्दा है जेका सोल्यूशन तो अभी तक सरकार भी नहीं ढूंढ पाई, जबकि सरकार के साथ कितने IAS IPS बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक। इसमें ये हमारी योगदान होना चाहिए। जब हमको लग रहा है कि हमको अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, हम रद्द करवा लेंगे, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। और मजा तो तब है कि बैठल कुर्सी पर से उठा के कोई के बैठे। आरक्षण लेने का मतलब कि तो पहले ही थोड़ा लगे हो गया कि ये सीट तोड़े लगी है, वो में मजा थोड़े है। मजा का मतलब है कि तू सीट पर बैठे रहो लेकिन थोड़ा उठा के थोड़ा सा ज्यादा योग्यता वाला बन के हम उस सीट को लेंगे, तो मुंह में से निवाला छीन के खा जाएंगे। उस लेवल से जब तू तैयारी करो ना तो फिर दलित को आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आरक्षण की आवश्यकता उसको कब है, अपर जितने भी जॉब वगैरह जो भी हैं उसमें अभी भी अपर कास्ट के लोग हैं, बड़े बड़े जो पद हैं, तो क्या वो आपको आगे बढ़ने देंगे, वो आपको रोक के रख देंगे। तो उसके लिए आपको किसका जरूरत पड़ जाता है, आरक्षण की। इसको लेकर के इसके सहारे से हम उसके लेवल तक जाएंगे, लेकिन जब हम उस लेवल तक पहुंच जाएं तब हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। अब देश का विकास करना है तो हर व्यक्ति का जब विकास होगा तब हमने के देश का विकास होगा। ये हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक। तो इसकी आवश्यकता है, तो इस चीज इन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और सबसे पहले दलितों को पढ़ने की आवश्यकता है। सबसे पहला काम है उसको पढ़ना, जो कि वो नहीं कर रहा है, और नहीं करेगा तो ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। कभी भी दलित ऊपर नहीं आएगा, आरक्षण दे देने से ऊपर नहीं आएगा जब तक कि वो पढ़ेगा नहीं। अरे आरक्षण मिला है कोची में, तो नौकरी में, पढ़ाई में। अब तू पढ़वे नहीं किया तो नौकरी में कहां से तुरंत मिलेगा। तो उसके लिए तुमको पढ़ना होगा, वो भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत को मानना होगा कि हर व्यक्ति के हाथ में किताब होनी चाहिए। लो किताब पढ़ो, आरक्षण तो मिला है लेकिन ना हो रहा है। आगे देखो, तो ये कई वर्षों से चल रहा था आरक्षण को लेकर के। अंततः इसको क्या किया गया था, मंडल आयोग के सिफारिश पर इसको कई जद्दोजहद हुआ, हिंसक घटनाएं घटी, अराजकता आया, और तब जाके अंततः इसको क्या कर दिया गया, अंततः आरक्षण को लागू किया गया। तो यहाँ पे समझना यह है कि कई बार द्वंद्व तो होता है, टकराव होता है, संघर्ष होता है दो समुदायों के बीच में, लेकिन अंततः वो चीज लागू हो जाता है। सरकार उसको लागू कर देती है, कोर्ट उसको मान्यता दे देती है, तो वो लागू हो जाता है, ठीक। आज भी ये व्यवस्था लागू है।
अब देखो ये स्थिति बनता कब है, इसमें मुख्य रूप से देखो तो योगदान होता है राजनीतिक पार्टियों का। जितना भी ये संघर्ष होता है ना, टकराव करवाने में मुख्य रूप से काम होता है राजनीतिक पार्टी का। और राजनीतिक पार्टी कुछ काम तो समाज के लिए करता है, ज्यादातर काम वो अपने वोट बैंक के लिए करता है। जब भी आरक्षण की बात आएगा तो जो दलित समाज की पार्टी है वो इसका विरोध नहीं करेगा। कौन करेगा? जो स्वर्णों का है, एक तरह से उसका भी कर्तव्य है, स्वर्ण उसको भेजा ही अपने अधिकार की रक्षा के लिए, ठीक, तो स्वर्ण करता है। तो जब राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता होगा, उनके बीच टकराव होगा, तब इस तरह की स्थिति बनता है कि देश में टकराव, हिंसात्मक घटनाएं घटने लगती है। बिहार बंद, भारत बंद एक व्यक्ति नहीं करवाता है, राजनीतिक पार्टी करवाता है, ठीक। तो उनके भी जब टकराव होता है तब इस तरह की स्थिति जन्म लेता है, इस तरह का माहौल बनता है। और जाति राजनीति पर जातीय लेबल लगाना शुरू हो जाता है। जब एक्शन लेगा, मान लो कोई, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, किसी पार्टी का नाम ना लेंगे, मान लो ये पार्टी है और ये बी पार्टी है। ए पार्टी जो है, मान लो आरक्षण की बात आया तो ए पार्टी जो है वो सवर्णों के तरफ से कह रहा है कि आरक्षण नहीं आना चाहिए, और बी पार्टी कह रहा है कि नहीं आरक्षण आनी चाहिए। तो इन दोनों पार्टियों को एक लेबल लगा देगा लोग, ये किसका पार्टी है? सवर्णों का। क्यों कहा गया ऐसा इसको? क्योंकि ये किसके हित की बात कर दिया? सवर्णों का। इसको किसका पार्टी कहा जाएगा? दलितों का पार्टी। क्यों? क्योंकि ये दलितों के हित में है। जबकि राजनीतिक पार्टी किसी एक समुदाय का नहीं होता है, वो काम करता है कि समाज के लिए क्या बेहतर है और देश के लिए क्या बेहतर है। हो सकता है किसी मुद्दे पर ये सवर्णों का विरोध कर देवे और ये सवर्णों का समर्थन कर देवे, तो राजनीतिक पार्टी की होता है। लेकिन आजकल की पार्टी को भी देखो तो हर पार्टी के जाति से पहचान होता है। जैसे ही हम कहेंगे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, लोगों के दिमाग में ये तो यादवों और मुस्लिमों का पार्टी है। जैसे ही हम बोलेंगे लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान, तो बोले कि तो सब पासवान जी के पार्टी है। जैसे ही हम कहेंगे नीतीश कुमार के पार्टी का नाम, तो कि लोअर कास्ट में जो है उनका पार्टी है। जैसे ही हम कहेंगे हम पार्टी जीतन मांझी के, तो लोग कहेगा कि ये तो मांझी जो मुसहर है उनका पार्टी है। एक लेबल लगा दिया गया है कि ये उनका पार्टी है। जैसे बात करो केंद्र लेवल पे, जैसे ही हम बोलेंगे बीजेपी तो लोगों का कहेगा कि ये हिंदुओं का पार्टी है, और जैसे बोलते हैं कांग्रेस तो लोगों के दिमाग में आता है कि ये बना हुआ है। जबकि कोई पार्टी किसी खास समुदाय, किसी खास व्यक्ति का नहीं होता है, किसी जाति का नहीं होता है। वो एक पार्टी, उसके अपने सिद्धांत है जो देश के लिए, राज्य के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए काम करता है। लेकिन आजकल की ऐसी हो गई है, कुछ राजनीतिक पार्टी का भी उसमें योगदान है। वो जात के नाम पर अपने समुदाय के लोगों का करता है, अपनी ओर खींचता है वोट लेने के लिए, इसलिए उस पर किसका लेवल लग जाता है? पार्टी का, जाति का, कि जाति इस जाति फलाने जाति का पार्टी है, ठीक। ये चीज हो जाता है। जाति राजनीति पर बहुत प्रभावी होता है, और खास करके क्षेत्रीय पार्टी में देखो तो केंद्र में उतना नहीं प्रभाव हो सकता है, लेकिन क्षेत्र में जब होता है, यानी राज्य के जो चुनाव होता है विधानसभा के, तो उसमें जाति का बहुत बड़ा भूमिका होता है। जाति की वजह से सरकार बनता भी और गिर भी जाता है, ठीक। इतना ज्यादा महत्व होता है ये जाति का, इतना ये राजनीति को प्रभावित करता है। और सामाजिक न्याय के आवरण तले राजनीति का दिशा निर्धारण होने लगता है। अब जब जात के नाम पर सरकार बनेगा तो बताओ, लोग जो राजनीतिक पार्टी है वो जातीय आधार पर नीति बनाएगा कि राज्य के कल्याण के आधार पर नीति बनाएगा? वो जाति के कल्याण के लिए बनाएगा, ताकि उसके जाति के लोग उसको वोट दें, ठीक। कई बार ऐसा करता है जिसे लगता है कि यहाँ पे फलाने जाति का ज्यादा है, तो हर पार्टी उसी जाति के लोगों के उम्मीदवार को वहां पे खड़ा कर देता है। खड़ा हो जाओ, किस लिए? वोट को काटने के लिए, कि सब अपने जात वाले को देगा। तो बीजेपी भी अपना पार्टी के जादव जी के खड़ा, जादव जी कर रहे हैं, किसी जो जाति है, मान लो जादव जाति है और यहाँ पे जादव की संख्या ज्यादा है, तो बीजेपी भी किसको खड़ा करेगा? कोई जादव जी व्यक्ति को। आरजेडी भी उसी को खड़ दिया, कांग्रेस भी उसी को कर रहा है। ऐसे कांग्रेस आरजेडी में तो गठबंधन है, लेकिन मान लो अलग अलग पार्टी समझे तो जितने भी पार्टी आएंगे सब क्या करेंगे? यादव को खड़ा कर देंगे। अब यहाँ के जो वोटर है वो जात के नाम पर वोट दे रहा है, अब उसको दिमाग हो जाएगा, बंट जाएगा, आधा वोट उस जादव जी को चला जाएगा, आधा वोट उस जादव जी को, आधा वोट उस जादव, ऐसे करके वोट को क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा। अगर खाली एक पार्टी अगर एक जाति के व्यक्ति को खड़ा कर देता, मान लो खाली आरजेडी पार्टी ही जादव जी को खड़ा करता और कोई पार्टी नहीं करता, तो पूरा वोट किसको जाके गिरता? गिर जाता, ठीक। तो ये चीजें भी होता है, यानी कि जो नीति निर्धारण होता है वो अब देश राज्य के विकास को लेकर न लेकर के अब किसमें हो रहा है?
जाति को लेकर के, कैसे जाति को हम अपनी ओर खींचे, और इस तरह की चीज हमनी को देखने को भी मिला है। ठीक, 1967 तक की राजनीति में स्वर्ण जातियों का वर्चस्व था। उस टाइम तक की राजनीति ऐसा था कि स्वर्ण जाति के लोग लाठी लेके खड़ा हो जाते थे कि आपको वोट करने नहीं जाना है, तो कोई नहीं जाता था। ऐसा स्थिति था उस टाइम पर। ठीक, हमारे पापा बताते हैं कि मुखिया के चुनाव जब होता था ना बिहार में, तो जो व्यक्ति एक बार मुखिया बन जाता था, क्योंकि उनके हमारे एज में उड़े होंगे तो उस टाइम की कहानी है, 2006 से तो प्रॉपर हुआ है। चुनाव की शुरुआत हो गया, तुमको 1900 कितना था भुला हूं गए, पढ़ना है तो नहीं राजनीति में कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुआ, लगभग याद ना आ रहा है, भूल रहे हैं। ठीक, तो जब वो शुरुआत होता है 2 अक्टूबर को हुआ था, साल नहीं याद आ रहा है कि कौन साल से शुरू हुआ है। राजस्थान के नगौर जिला से इसकी शुरुआत हुई है संवैधानिक रूप से पूरे तरीके से। लेकिन बिहार में अगर सही तरीके से कहो तो 2006 से शुरू हुआ है, जो सही तरीके से चल रहा है। इसके पहले बताते हैं कि जो एक बार मुखिया बन गया तो 10 साल 15 साल अब वही मुखिया रहेगा, चुनाव नहीं होगा तो वही जीतेगा। पहले ही यहाँ तुमको डराया गया है कि जाई थे तब वोट हम ही को देना। ठीक, तो वही सरकार में रहता है ना, तो मार के गोड़ तोड़ देंगे तो। ठीक, तो इस तरह की राजनीति थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1967 तक किसका शासन रहा है? स्वर्ण जातियों का, वही राजनीति में रहे हैं। 70 से 90 तक के दशक के बीच स्वर्ण और मध्यम पिछड़े जातियों में सत्ता का कब्जा के लिए संघर्ष चला, और अब जाकर के कुछ सही हुआ है कि स्वर्ण, दलित, महादलित सभी वर्ग के लोग अब सत्ता में साझेदार हो रहे हैं। अगर उस टाइम पे स्वर्ण इस बात को नहीं मानता तो संघर्ष चलता, हो सकता है भारत टुकड़ा में बंट जाता। ठीक, लेकिन यहाँ पे साझेदार बनाया गया है, तो अभी तक एकता अखंडता कायम है, लोकतंत्र सफल तरीके से चल रहा है। समझ गए? रुके ना मैया, देखे थे ना कहाँ बस करी हो तो देखे पड़ा है, तो ना लग रहा है कि होली से पहले खत्म होगा। चलो यहाँ एगो पेज खाली पढ़ लो तब। अरे एगो कितना लगेगा, 2 से 3 मिनट, जितना देर भैया करे उतना देर में तुम पढ़ा देंगे। हम अपने छपरा एक्सप्रेस देखो। 90 के दशक के बाद पिछड़े जातियों का वर्चस्व बढ़ा। ठीक, फिर पंचायती राज में इनको आरक्षण मिल गया, खास करके फिर हमनी के बिहार में देखो तो महिलाओं को भी आरक्षण मिला। तो 90 के बाद हमनी के पिछड़े जातियों को भी राजनीति में हकदार बनाया गया। दलितों में जागृति आई, वो लोग जगे, राजनीतिक गलियारों में उनकी भी उपस्थिति दर्ज हुई, यानी वो लोग भी राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगे। दलित परिवार के भी वो भी नीति नियम को प्रभावित करने लगे, और भारतीय राजनीति के इस महामंथन में पिछड़े और दलितों का संघर्ष प्रभावी रहा। और आज के जो हमनी के चल रहा है राजनीति, इसमें देखो तो दलितों और महादलितों को भी जगह दिया जा रहा है। आज के राजनीतिक पार्टी सत्ता में आने के लिए दलितों और महादलितों के लिए वो उसको खड़ा करता है, और लोगों को बताता है कि देखो हम आपको दलित के लिए भी काम कर रहे हैं, महादलित के लिए, ताकि दलित महादलित समाज के लोग, समुदाय के लोग इसको वोट करें। बिहार के संदर्भ में देखे तो ये ज्यादा होता है, दलितों को अलग से मौका दिया जाता है। जो दलित से भी नीचे रह गया, कल नहीं बताए थे, उससे भी जो नीचे रह गया एकदम, उसको हम क्या कहते हैं? महादलित। ठीक, तो आज इनको मिल रहा है मौका। अगर पीछे थोड़ा सा इतिहास में जाओ, राजनीतिक इतिहास में, तो एक हमारे मुख्यमंत्री हुए थे जिनका नाम है जीतनराम मांझी। उनको नीतीश कुमार बनाए थे, बाद में उनको हटा के फिर बन गए थे, उनका तो काम है। ठीक, तो जीतनराम मांझी परिवार से, मुसहर से, तो महादलित में आ गए, लेकिन उनको सत्ता में बनाया गया। उससे क्या हुआ, लोगों को लगा कि नहीं, ये एक ऐसा पार्टी है जदयू जो दलितों के लिए भी काम करता है, महादलितों को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका देता है। आज हमनी के जो महारानी है, यानी जो हमारी राष्ट्रपति है, किस समुदाय से आती है? आदिवासी है, शेड्यूल ट्राइब से आती है, और देश का सर्वोच्च पद पे वो जाके बैठी हुई है। तो ये चीज दिखाता है कि आज भी अब दलितों को और महादलितों को राजनीति में हिस्सेदारी मिल रहा है। और सबसे नीचे तबके के लोगों को सबसे नीचे रखा जाता है, शेड्यूल ट्राइब्स को। वो समाज से आने वाली एक महिला, पुरुष भी नहीं, कौन, एक महिला कहाँ है? भारत के सर्वोच्च पद पे बैठी हुई है, भारत के प्रथम व्यक्ति है, वो महारानी है यहाँ के।
ठीक। तो ये एक अच्छा चीज हमने के देखने को मिल रहा है अपने देश में, जो कि लोकतंत्र की सफलता को दिखाता है। इसलिए हमने के देश में अभी तक लोकतंत्र कायम है। 9th क्लास में पढ़े हम लोग कि अपने अगल बगल के सभी देशों में लोकतंत्र अस्थायी नहीं रह पाया था। सैनिक शासन आया है, पर सत्ता पलटी हुआ है, कई सारे तानाशाही आया है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो जब से आजाद हुआ है अब तक यहाँ पे क्या चीज है, लोकतंत्र है। ठीक, अब तक लोकतंत्र कायम है, सफल रूप से चल रहा है। तो इसका एक कारण यह भी है कि हम लोग सत्ता में साझेदार समय समय पर हर वर्ग के, हर समुदाय के लोगों को बना रहे हैं। सरकार की नीतियां सभी परिदृश्यों में दलित न्याय की पहचान सबके केंद्र बिंदु का विषय बन गया है। आज के कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार बने, जब वो नीति कानून बनाता है तो वहां पे दलितों को ध्यान में रखा जाता है। दलित और महादलित को ध्यान में रख करके नियम और कानून बनाया जाता है कि उसके लिए भी कुछ व्यवस्था हो। तो आज इस तरह से हमारे यहाँ काम हो रहा है। तो आज तुमको यही है, अब आप लोग दे लीजिए टेस्ट।